हेलो फ्रेंड्स, आज आपका प्रैक्टिस सेट 18 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, दृश्य बाधित विद्यार्थी के सामने में कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री मददगार होगी। फर्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेल पुस्तकें, सेकंड ऑप्शन आता है मानसिक चित्र, थर्ड ऑप्शन आता है आरेख और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका हस्तलिखित नोट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ब्रेल पुस्तकें। ठीक है, बात हो रही है, अब सबसे पहले समझो, आपको आंसर बता दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो दृष्टि बाधित, कौन आपके जो आपके दृश्य बाधित विद्यार्थी होते हैं, पहले तो वो होते कौन हैं, देन उसके बाद बात करेंगे कि समावेशन में कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री मददगार होती है। मीन्स समावेशन में ब्रेल पुस्तकें आपको पता लग गया, लेकिन दृश्य बाधित विद्यार्थी कौन से होते हैं। तो दृष्टि बाधित विद्यार्थी आपके वो विद्यार्थी होते हैं जिनकी क्या होता है, जिनकी या तो आंशिक रूप से क्या है आपका, आंशिक रूप से, या फिर आपकी पूर्ण रूप से क्या होती है, जो दृष्टि होती है। ठीक है, मीन्स दृष्टि की क्या होती है, हानि होती है इसमें। ठीक है, जिससे क्या है, उन्हें देखने में कठिनाई होती है और वो सामान्य रूप से क्या है, जो भी सामग्री होती हैं उसको पढ़ने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। और ये जो दृष्टि है, वो हानि जो होती है वो जन्म से हो सकती है या फिर बीमारी के कारण भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी जन्मजाति होती है, कुपोषण के कारण भी हो जाती है, या फिर कोई दुर्घटना होती है उसके कारण भी ये हो सकती है। तो कह सकते हैं कि ऐसे विद्यार्थी अपनी पढ़ने की जो गति और जो शब्दावली है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा चुनौती महसूस करते हैं कि भाई हमें बहुत चुनौती है पढ़ने में। एक तरह से पढ़ना जो है हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। तो उन्हें मोस्टली किस चीज़ से, जो ब्रेल लिपि होती है, तो करेक्ट आंसर तो आपका यही था, ब्रेल लिपि या ब्रेल पुस्तकें जो होती हैं उनसे पढ़ाते हैं। और इन्हें इसके अलावा भी आपके और पॉइंट आ सकते थे। तो पॉइंट ज़रूरी नहीं है ब्रेल पुस्तकें आए, आपका ये भी आ सकता था, मौखिक निर्देश। ठीक है, और आपका स्पर्शनीय शिक्षण, इसी को हम क्या कहते हैं, जो स्पर्श करके होता है वही हमारी क्या होती है, सामग्री जो होती है वही हमारी क्या होती है, ब्रेल लिपि होती है हमारी। और भी अन्य विशेष उपकरण हैं जो हमें क्या है, इस चीज़ में सहायता करते हैं आपके। ठीक है, तो हमारी जो है क्या है, ब्रेल पुस्तकें या फिर ब्रेल लिपि जो है समावेशन में क्या है, अध्यापन अधिगम सामग्री में क्या है, मददगार होती है। तो यहाँ पे जो ब्रेल पुस्तकें हैं, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो आपकी ब्रेल लिपि होती है ना, क्योंकि ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अब जो इसमें पुस्तकें होती हैं, ये कैसी होती है, पुस्तकों पे जो लिखा हुआ होता है वो आपके उभरे हुए क्या होते हैं, उभरे हुए क्या होते हैं, बिंदुओं के माध्यम से या फिर बिंदुओं पर आधारित क्या है, स्पर्शनीय लेखन लिखा होता है। मतलब जो उभरे हुए, जैसे ये बुक है आपकी, ठीक है, बुक है आपकी, और इस पे जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, जिनको स्पर्श करके क्या है, बच्चा पढ़ सकता है। जो नेत्रहीन होता है, जिसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इसका जो आविष्कार है, ब्रेल पुस्तक मीन्स जो ब्रेल लिपि की बात करते हैं हम यहाँ, ब्रेल लिपि, इसका जो आविष्कार है वो किसने करा है, लुई ब्रेल ने करा है। यूपी टेट में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, सी टेट में भी आ सकता है, लेकिन यूपी टेट में ज़्यादा इसके आने के चांसेस हैं कि ब्रेल लिपि जो है इसका आविष्कार किसने किया, तो लुई ब्रेल ने किया। और कौन सी शताब्दी में किया था, तो इन्होंने 19वीं क्या थी आपकी, 19वीं सदी जो थी उसमें क्या है, उसमें इन्होंने शुरुआत की थी इस लिपि का, मीन्स आविष्कार उन्होंने किया था। और ये एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि ये कितने बिंदुओं वाली होती है आपकी। ठीक है, तो कितने बिंदुओं वाली होती है ये, 6 या फिर 8। इसके अंदर क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, बिंदुओं वाली होती है ये, बिंदु। मोस्टली जो इसका ऑप्शन आता है वो 6 वाला आता है, 8 वाला नहीं आता है। लेकिन अगर 6 वाला ऑप्शन नहीं है तो आप 8 पे भी राइट का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, वरना मोस्टली इसमें जो बिंदु आते हैं वो 6 आते हैं। ठीक है, कि इसमें कितने बिंदु हैं, 6 बिंदु होते हैं इस पर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 बिंदु, ये बिंदुओं पर आधारित होती है।
और इसमें जो पठन विधि होती है वो कैसी होती है, इसमें जो लोग होते हैं, मीन्स इसमें जो पठन विधि होती है, अगर हम इसी की पठन विधि का अगर हम बात करते हैं तो पठन विधि होती है इसमें जो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो अपनी उंगली या फिंगर, अपनी क्या है फिंगर का उपयोग करके इन उभरे हुए बिंदु को क्या है महसूस करके क्या है पढ़ता है। और हम भाषा अगर कोड की बात करते हैं, इसमें भाषा कोड, ये आपका ब्रेल लिपि के बारे में है, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन सिर्फ इसी से रिलेटेड पूछ लिया चाहे कि ब्रेल पुस्तकों का यूज़ होता है समावेशन अधिगम में सामग्री के तौर पर एक तरह से। इसमें आप बिंदु के लिए आ सकता है भाई कितने बिंदु होते हैं। भाषा कोड में क्या आता है इसमें कि ब्रेल कोई भाषा नहीं है। क्वेश्चन आ सकता था कि जो ब्रेल है आपकी ब्रेल लिपि जो है ये एक भाषा है, तो आपका आएगा नो, ब्रेल कोई भाषा नहीं है। जो ब्रेल है वो क्या है भाषा नहीं है आपकी, बल्कि ये विभिन्न भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी आदि के लिए क्या है एक कोड है। क्या है ब्रेल जो है वो भाषा तो नहीं है लेकिन क्या है कोड है वो। ये क्या है एक तरह से कोड है किसके लिए, आपका हिंदी के लिए, आपका इंग्लिश के लिए, आपका चीनी के लिए, तो इन सब के लिए क्या है एक तरह से कोड होती है वो। ओके, तो ये तो बताया था किसके बारे में, ब्रेल लिपि के बारे में। और अगर यहीं पे ब्रेल पुस्तकों के बारे में बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पुस्तक क्या होती है सामग्री, एक तरह से हम सामग्री कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सामग्री पूछा है आपसे, है ना, कि ये क्या है, ये किताबें जो होती हैं वो लिखित सामग्री होती हैं जो ब्रेल लिपि में क्या है मुद्रित किया जाता है। मीन्स इसका जो उद्देश्य है वो है पढ़ने लिखने की सुविधा देना आपका। ओके, तो क्लियर हो गया आपको कि दृश्य बाधित जो बालक होते हैं उनके लिए मददगार क्या है ब्रेल पुस्तकें होती हैं। क्योंकि मानचित्र इसलिए नहीं होता, मानचित्र में तो दिखाई देता है भाई जो वो लिखा हुआ होता है, मानचित्र कैसे बनाया जो भी है, लेकिन जिनको नहीं दिखता वो कैसे देख पाएंगे, इसको नहीं देख पाएंगे। आरेख भी देख, जिसकी आइज़ ठीक है वही तो देख सकता है, दृष्टि बाधित विद्यार्थी नहीं देख सकते। इसी तरीके से हस्तलिखित नोट्स, अगर हम कोई भी नोट्स लिखते हैं लेकिन जिस बच्चों को दिखाई नहीं देता तो वो कैसे देखेगा, वो नहीं देख पाएगा। तो दिस इज़ ए करेक्ट आंसर इज इसका ए ऑप्शन रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशल के लिए निम्न में से कौन सा बाधक है। फर्स्ट, प्रकार्यात्मक स्थिरता, सेकंड, रचनात्मक सोच, थर्ड, विश्लेषणात्मक कौशल, और डी ऑप्शन आता है शिक्षक का समर्थन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसका, तो करेक्ट आंसर इज इसका है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन, क्या बोलते हैं फंक्शन फिक्स्डनेस। ठीक है, फिक्स्डनेस मतलब कि इसमें होता है, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वीकीर्ण मानसिक। ठीक है, ओके, प्रकार्य स्थिरता में क्या होता है कि विद्यार्थी की समस्या समाधान कौशल को जो है, जो ये प्रकार्य स्थिरता जो है मतलब कि आपका जो स्वीकीर्ण मानसिक जो है ये क्या होता है बाधक होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति होता है, इसमें क्या है आपका कि कोई भी अगर व्यक्ति है वो सिर्फ वस्तु के केवल एक कार्य, वस्तु का कोई भी एक कार्य जो होता है उसको ही देख पाता है आपका। उस वस्तु को समस्या समाधान के लिए जो विभिन्न तरीके से उपयोग करने में क्या होता है ये असमर्थ होता है आपका। तो क्लियर हो गया आपको कि फंक्शनल आपका फिक्स्डनेस क्या होता है और ये क्यों बाधक होता है, क्योंकि ये केवल एक वस्तु के केवल एक ही कार्य को देख पाता है। समस्या समाधान के लिए जो अलग अलग तरीके उपयोग किए जाते हैं उसमें क्या होता है ये असमर्थ होता है आपका। ठीक है, जबकि आपके जो ये हैं, जबकि आपके जो रचनात्मक सोच है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, आपका जो विश्लेषणात्मक कौशल है जिसको एनालिटिक स्किल्स बोलते हैं, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो एक प्रभावी टीचर होता है वो क्या है सक्रिय रूप से सुनना
और विश्लेषण करने का क्या करता है, उपयोग करता है। मीन्स जो रटकर सीखना और बोर्ड से नकल करने जैसी जो विधियाँ होती हैं उनसे क्या है, बचना चाहिए। जबकि शिक्षक का समर्थन इन कौशल को विकसित करने में क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किसी नई अवधारणा के अधिगम को सरल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर ध्यान ना देना। सेकंड, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से नई जानकारी को जोड़ना। सी ऑप्शन, सूचना को असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करना। या डी ऑप्शन आपका, सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका बी ऑप्शन, कि विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान से नई जानकारी को जोड़ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन रहेगा कि इससे क्या होता है, मीन्स विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से नई जानकारी को जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रचनात्मक सीखने को क्या देता है, बढ़ावा देता है आपका। ठीक है, और ज्ञान को समझने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। मतलब हमारा जो बेस है वो एक मजबूत सॉलिड होता है, जिसको वो क्या करता है, तैयार करता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि छात्र जो है वो नई जानकारी को अपनी समझ में बेहतर ढंग से क्या कर सकता है, उसको एकत्रित कर सकता है। और जिससे सीखना या फिर जो हमारा यादगार है, अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो वो हमारी क्या है, प्रभावी हो जाएगी बहुत ज़्यादा और हमारी यादगार बन जाएगी। तो पूर्व ज्ञान से जोड़ने के जो फ़ायदे होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। हमारे सरल करने के लिए तो होता ही होता है, इसके साथ साथ आपके और भी पॉइंट्स हैं, आप उनको क्या है, नोट कर सकते हो। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इसी में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि इसमें आपका पूर्व ज्ञान से जोड़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ ऑप्शन में यही दे दे कि सरल करने के लिए, इसकी जगह आपको कुछ और भी दे सकते हैं। तो ये पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ इनसे रिलेटेड आपका कुछ भी आ सकता है। तो जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अवधारणा की जो अवधारणा होती है उसको क्या करना, उसको सुदृढ़ करता है। ठीक है, क्या करता है, अवधारणा को सुदृढ़ करता है। मतलब कि मैं आपको हेडिंग बता रही हूँ, उसके बारे में मैं बोलती हूँ तो आप लिख लेना कि जो पूर्व ज्ञान की जो स्मृति होती है वो क्या करती है, अवधारणा को एक मजबूत क्या है, नेटवर्क बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एक मजबूत नेटवर्क बनाता है। जिससे क्या होता है कि जो छात्र है, कोई भी छात्र स्टूडेंट है, उसका जो नए ज्ञान को बनाए रखने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या है, एक तरह से मदद मिलती है। सुदृढ़ करता है का मतलब ये हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है इसमें, ज्ञान का आधार बनता है। किसका, ज्ञान का आधार बनता है आपका। ठीक है, तो ज्ञान का आधार किस तरीके से बनता है कि पूर्व ज्ञान क्या है, एक नींव की तरह काम करता है। ठीक है, कि हमारा जो पहले का ज्ञान है स्टूडेंट का, छात्र का, वो क्या है, एक नींव है। ठीक है, जिस पर नई जानकारी का क्या होता है, निर्माण होता है आपका। ओके, थर्ड पॉइंट आता है व्यक्तिगत, सीखने को क्या है, व्यक्तिगत बनाता है। क्या है, व्यक्तिगत, मतलब कि सीखने को क्या है, ये व्यक्तिगत बनाता है। कि हर छात्र का जो अनुभव होता है या ज्ञान होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। कि भाई जो छात्र हैं उनका ज्ञान क्या है, एक जैसा थोड़ी ना होता है, सबका अलग अलग होता है, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। तो इसलिए पूर्व ज्ञान से जुड़ने से क्या होता है कि हर छात्र अपनी समझ को क्या है, विकसित करता है इसमें। ठीक है, ये पॉइंट्स से कि जो पूर्व ज्ञान से हम जोड़ रहे हैं उसके फ़ायदे क्या क्या हैं हमारे, और शिक्षक कैसे जोड़ सकता है। अगर हम यहाँ पे हेडिंग लिखें, शिक्षक कैसे जोड़ सकता है, तो इसके भी पॉइंट्स आते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वही चीज़ जो आपका क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन है, पूर्व ज्ञान का पता लगाकर। ठीक है, और आता है प्रभावी प्रश्न पूछे। मतलब कि आपका इसमें क्या होता है कि छात्र को सोचने और अपने पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए क्या है, मार्गदर्शन करने वाले क्या हैं, उनसे प्रश्न पूछे। कौन, एक टीचर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें, सेकंड पॉइंट आता है वास्तविक दुनिया के उदाहरण दें।
वास्तविक दुनिया के उदाहरण दें। मतलब कि अवधारणा को क्या है, छात्रों के जीवन से जुड़ने वाले वास्तविक दुनिया के क्या है उदाहरण से क्या है उसको जोड़ा जाए। कौन करेगा ये काम? एक शिक्षक कर सकता है। नाउ थर्ड आता है हमारा, जो भ्रांतियों को दूर करे। किसको? भ्रांतियों को दूर करे। मतलब कि यदि छात्र के पास गलत या फिर अपर्याप्त पूर्व ज्ञान है, तो अगर किसी बच्चे के पास क्या है कोई गलत ज्ञान है या अपर्याप्त ज्ञान है, मतलब मीन्स जो पहले वाला जो पूर्व ज्ञान है वो कैसा है, वो गलत है, तो उसे क्या है स्पष्ट करे और उसको क्या करे, दूर करे। मीन्स जो उसकी भ्रांतियां हैं उसको क्या करे, दूर करे। तो शिक्षक को इस तरीके से जोड़ सकते हैं हम। तो आपका ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन उस टाइप का है, ज़रूरी नहीं है ऑप्शन उस टाइप के हैं। तो जो मैंने अभी आपको हेडिंग लिखाई हैं बताया, इनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन एंड ऑप्शंस बन सकते हैं, इसलिए पूरा डिटेल में पढ़ना आपको ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है सीखना प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज भावात्मक स्थिति में तत्परता। थर्ड ऑप्शन आता है रुचि और प्रेरणा। और आपका डी ऑप्शन आता है ABCD तीनों के तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, कि आपका जो सीखना होता है वो आपका भावात्मक, तत्परता, रुचि और प्रेरणा तीनों से क्या है प्रभावित होता है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, भावात्मक स्थिति मतलब कि इमोशनल स्टेट आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी पॉजिटिव भावनाएं होती हैं, कैसी होती हैं, जो हमारी पॉजिटिव क्या हैं भावनाएं हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका उत्साह हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आत्मविश्वास हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सीखने की प्रक्रिया को कैसा बना सकती हैं, बेहतर बनाती हैं। लेकिन जो हमारी नेगेटिव होती हैं, अगर यहीं पे हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में क्या होता है, जैसे कि हमारा, रुको यहाँ पे नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा, यहाँ होता है जैसे आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव में आगे जैसे हमारा तनाव हो गया, हमारी क्या हो गई, चिंता हो गई इसके अंदर, है ना, हमारा ध्यान हो गया। तो ये क्या है, ये सीखने में बाधा डाल सकती हैं। तो जो भावनाएं होती हैं वो भी सीखने की प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, कि बेहतर भी बनाती हैं। जो पॉजिटिव भावनाएं होती हैं, नेगेटिव भी बनाती हैं। जो बाधा जो डालती हैं वो कौन सी होती है, नकारात्मक भावनाएं होती हैं, जैसे टेंशन लेना, तनाव, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आता है तत्परता, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रीडनेस कहते हैं। मतलब कि जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से सीखने के लिए क्या है, तैयार होना भी जो है वो महत्वपूर्ण है। मीन्स कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए क्या है, तैयार है, तैयार मीन्स तत्पर है, एक तरह से रीडनेस है, तो उसकी सीखने की प्रक्रिया क्या है, प्रभावी होगी। अगर कोई व्यक्ति तत्पर है तो उसकी सीखने की प्रक्रिया भी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी आपकी, ठीक है। तो ये इस तरीके से सीखने को प्रभावित करता है। अब यहाँ बात आती है आपकी रुचि और प्रेरणा की। रुचि को हम बोलते हैं, अगर हम रुचि की बात करते हैं यहाँ पे, तो रुचि होता है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। मीन्स रुचि में प्रेरणा को बढ़ावा देती है। रुचि जो है सीखने में प्रेरणा को क्या देती है, बढ़ावा देती है। मतलब जो बच्चा होता है वो क्या है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य में क्या है शामिल होने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करती है। जो इंटरेस्ट होता है, जो रुचि होती है, ठीक है। जब किसी विषय में क्या होता है, रुचि है, इंटरेस्ट है हमें, तो सीखने की हमारी गति कैसी होती है, जो हमारी सीखने की गति होती है वो कैसी होती है, बढ़ जाती है सीखने की गति। और व्यक्ति नई सामग्री को क्या है, गहराई से समझ पाता है इसमें, ठीक है। और यहीं अगर आपका है प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन आपका। मीन्स प्रेरणा क्या है, एक तरह से हमारा मानसिक तंत्र बोल सकते हैं उसको हम। मीन्स कि ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सीखने को क्या करता है, कुछ सीखना है हमारा, उसको क्या करेगा, संचालित करेगा। क्या करता है, सीखना क्या है, संचालित होता है इससे हमारा, ठीक है। सीखना क्या होता है, संचालित करता है सीखने को,
और एक प्रेरित व्यक्ति सीखने के लिए अधिक प्रयास करता है, जबकि सबसे आसान जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है ये। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसके तीनों ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे द्वारा दादा जैसे शब्दांकों की पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट बड़बड़ाना, सेकंड पाठ संदेश भाषण, सी ऑप्शन आता है क्विंग, और या फिर डी ऑप्शन आता है अतिव्यापीकरण। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका बड़बड़ाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो शिशु होता है वो एक ही व्यंजन में जाना जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आपके व्यंजन या स्वर होते हैं उनको संयोजन को बार बार दोहराता है। कहने का मतलब है कि जैसे मामा, दादा, बाबा, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं। तो पुनरावृत्ति जो है इसमें आपकी वो क्या है, एक तरह से बड़बड़ाहट के जो तौर पे है के बारे में बताई गई है कि मीन्स बच्चों द्वारा दादा जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति जो है वो बड़बड़ाने के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है कि ये जो ध्वनि होती है, बड़बड़ाना जो होता है वो 6 to 9 मंथ, तब बच्चा जो है आपका 6 से 9 महीने का होता है, तो इसकी क्या है शुरुआत उसके अंदर हो जाती है। ठीक है, आपका बड़बड़ाने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक अध्यापक रचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे नहीं सकता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर इसका होगा शिक्षार्थी पर निरंतर निगरानी रखकर, सेकंड बच्चों से ओपन एंडेड प्रश्न पूछकर, सी ऑप्शन बच्चों को सरल चुनाव करने में, या फिर डी ऑप्शन बच्चे की कल्पना को उत्तेजित करने के लिए उसके वातावरण में आइटम्स प्रदान करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन कि एक जो टीचर है उसको रचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा नहीं दे सकता। तो आपका क्या आता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आता है आपका ए ऑप्शन करेक्ट कि निरंतर निगरानी कर। ऐसे थोड़ी ना है कि भाई टीचर जो है वो बच्चे पर क्या है, जो स्टूडेंट है उस पर निरंतर कंटिन्यू निगरानी रख रहा है, तो ऐसे तो कहीं नहीं होता। जबकि अगर रचनात्मक सोच को बढ़ावा दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं, आपका ये वाला ऑप्शन है। मीन्स अगर यहाँ नहीं होता तो करेक्ट आंसर ये आपके 3 हो जाते कि बच्चों से क्या है ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन पूछने चाहिए, हमेशा सरल भाषा का उनसे चुनाव करना चाहिए, ऐसे नहीं तुम कठिन भाषा का चुनाव कर रहे हो। और डी ऑप्शन आपका बच्चे को क्या है कल्पना और उत्तेजित करने के लिए, मीन्स बच्चे को अगर कल्पना या फिर उत्तेजित करना है तो उसके लिए क्या है, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है या ऐसे आइटम प्रदान करने हैं जिससे उसकी रचनात्मक सोच विकास हो सके, विकसित हो सके और ज़्यादा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी प्रवृत्ति अनुवांशिक है? फर्स्ट शारीरिक रंग, सेकंड वजन, थर्ड मानसिक क्षमता, या फिर डी ऑप्शन आता है आपका कौशल, सामाजिक कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका, बात हो रही है यहाँ पे किसकी, अनुवांशिक की। ठीक है, तो किस तरीके से ये अनुवांशिक है? अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ इसका पहले करेक्ट आंसर देखो कि आपका जो शारीरिक रंग है, आपका जो वजन है, मानसिक क्षमताएं, ये होती हैं अनुवांशिक के अंदर आती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये नहीं आता, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हुआ वो क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे शारीरिक रंग, ये किस तरीके से अनुवांशिक होता है? मतलब आपने देखा होगा मोस्टली आँखों का रंग, बालों का रंग, ये सब क्या होता है जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं ये सभी। ठीक है, किसके द्वारा होते हैं? जीन के द्वारा, जो माता पिता से किस में आते हैं, बच्चों के अंदर आते हैं। अगर शारीरिक रंग की बात करते हैं यहाँ पे तो आपका आइज़ का, आपके हेयर का जो कलर होता है, ठीक है, और ये क्या है जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। और जीन क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स में से किस में आते हैं, तुम्हारे चाइल्ड में आते हैं, मतलब जो बच्चा होता है उसके अंदर आते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करते हैं वज़न मीन्स वेट की, ठीक है, तो वेट का क्या होता है, आपने देखा होगा अधिकतर इसमें क्या होता है कि जो जीन होते हैं, वज़न मीन्स हमारा यहाँ पे आ गया, मान लो भूख से रिलेटेड आ गया, तो जीन जो है वो हमारे भूख और जो शरीर के भोजन होता है उसको पचाने के तरीके को क्या करते हैं, प्रभावित
करते हैं आपका, जैसे वज़न का बढ़ना घटना, मोटापा होना, ये सब आनुवांशिक प्रवृत्ति क्या हैं, जटिल होती हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मानसिक क्षमताएं, मेंटल एबिलिटी मीन्स मस्तिष्क का विकास, की जो आनुवांशिक मस्तिष्क की जो संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं, मीन्स मानसिक प्रक्रिया को जन्म देती हैं। हमारी मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी का मतलब है, आपने देखा होगा मोस्टली जिन बच्चों के माता पिता बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं 99%। ठीक है, अगर किसी पेरेंट्स की रुचि क्रिकेट में है तो उसके बच्चे की भी होती है 99%। 100% नहीं कह सकते कि भाई सचिन तेंदुलकर का बेटा क्रिकेटर ही बनेगा, ज़रूरी नहीं है, बन भी सकता है। तो आनुवांशिक का लेकिन ये क्या है, प्रवृत्ति होती है इसमें। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे के द्वारा की जाने वाली गलतियाँ रचनावादी सिद्धांत के अनुसार क्या हैं? सीखने में बाधाएं, समस्या के सभी पहलू को नहीं समझ पाते, लापरवाही संकेत, या डी ऑप्शन मूल्यांकन के लिए अप्रसारिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन, कि समस्या के सभी पहलू जो हैं नहीं समझ पाते हैं। कौन? जो बच्चों के द्वारा की जाने वाली जो गलतियां होती हैं रचनावादी सिद्धांत के अनुसार क्या है, रचनावादी सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि समस्या के जितने भी पहलू होते हैं उनको नहीं समझ पाते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उपयोगी प्रतिपुष्टि की निम्न में से एक विशेषता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, यह विशिष्ट होती है। सेकंड, यह समझ पर केवल केंद्रित होती है। सी, ये सामान्य होती है। या डी, ये केवल कार्य के आरंभ में दी जाती है। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका ए ऑप्शन, कि ये विशिष्ट होती है। तो क्या होती है? विशिष्ट भी होती है, और ये कैसी होती है आपकी, ये विस्तृत भी होती है। ठीक है, विशिष्ट भी आ सकता है यहाँ पे, इसकी जगह विस्तृत भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि सुधार के लिए क्या करती है, स्पष्ट और जो ठोस जो सुझाव होते हैं उसको देती है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को जो भी उसकी गलतियाँ होती हैं उसको समझने और उनको ठीक करने का क्या है, तरीका जो होता है वो उनको पता चलता है। ठीक है, अगर कुछ ये क्या होती हैं, हमारी विशिष्ट होती हैं और विस्तृत हमारी होती हैं। ठीक है, ये बताती हैं कि ये जो आपकी जो उपयोगी प्रतिपुष्टियाँ होती हैं ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि क्या गलत है और क्या सही है आपका, जिससे छात्र को सुधार के लिए क्या है, मार्गदर्शन मिल सके, स्पष्ट मार्गदर्शन उनको मिल सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कि आपका जैसे निबंध है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके निष्कर्ष को क्या है, मजबूत बनाने की हमें ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक संक्षिप्त या सारांश और भविष्य की कार्रवाई के लिए क्या करेंगे, एक सुझाव जोड़कर इसे बेहतर बना सकते हैं, और एक सामान्य टिप्पणी के बजाय। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास आगे बढ़ता है फर्स्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी सरल से आसान की ओर, डी जटिल से कठोर की ओर। तो करेक्ट आंसर इज इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका फर्स्ट, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, या बोल सकते हैं सरल से आसान की ओर नहीं, यहाँ पे अगर होता सरल से जटिल तो ये करेक्ट हो सकता था आपका, बट आपका क्या है, अभी ये गलत है, क्योंकि सरल से आसान दोनों एक ही बात हो गई। तो करेक्ट आंसर इज इसका फर्स्ट रहेगा। क्यों? और ये मानव विकास का क्या है, एक फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल सिद्धांत है ये। इसका मतलब है कि बच्चा जो है पहले व्यापक सामान्य कार्यों को सीखता है, और फिर विशेष या जटिल गतिविधियाँ होती हैं उसको करने के लिए वो एक तरह से सक्षम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का यहाँ एग्ज़ाम्पल है एक, कि बच्चा क्या है, पहले पूरे शरीर का उपयोग करके क्या करता है, रोता है। मीन्स हमारा पूरे शरीर, ये हमारा पूरा शरीर है, पूरे शरीर का यूज़ करेगा और रोएगा। ठीक है, फिर समय के साथ क्या करता है, उसका रोना आँखों तक सीमित हो जाता है। इसी तरीके से बच्चा पहले सामान्य शब्द बोलता है और उसके बाद क्या करता है, विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये?
तो इसका करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट होगा। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।